नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने इसके जो जल अवशोषण है, जल अवशोषण के प्रमुख मार्ग पढ़े थे कि किन किन मार्गों से जल है वो जड़ में पहुंचता है और जड़ आगे उन्हें विभिन्न भागों तक लेके जाती है, इसके बारे में पढ़ा था। और जो जल अवशोषण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वो कारक जो जल को अवशोषित करने में उसे प्रभावित करते हैं, तो उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपने इस लेसन का पार्ट 4 पढ़ेंगे, पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 4 पढ़ा था। तो सबसे पहले है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राप्य मृदा जल, यानी जो मृदा में उपस्थित जल होता है वो पादपों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो जल अवशोषण को मृदा में उपस्थित जल कैसे प्रभावित करता है, सभी जो कारक होते हैं पोषक तत्व वो क्या मृदा में उपस्थित रहते हैं। तो यदि मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक है तो क्या जल अवशोषण करने की क्षमता भी पादपों में अधिक होगी। तो इस तरह से मृदा में जो प्राप्त जल होता है वह क्या प्रभावित करता है अवशोषण की दर को। तो जल अवशोषण है वो दो प्रकार से प्रभावित करता है, एक तो जल धारण क्षमता और दूसरा है स्थायी मुलानी प्रतिशतता। तो जल धारण क्षमता यानी जो मृदा है उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, तो उसमें आपने लिखना है जो गुरुत्वबल है, गुरुत्वबल के बाद भी जो मृदा में शेष जल बचा रहता है उस बचे जल को क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता। मृदा में उपस्थित जल को क्या कहते हैं, मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। तो जल धारण क्षमता गुरुत्वबल के बाद भी जो मृदा में उपस्थित जल रहता है उसे जल धारण क्षमता कहते हैं। इसके बाद में है जो प्राप्य मृदा जल, उसका दूसरा कारक है स्थायी मुलानी प्रतिशतता। स्थायी मुलानी प्रतिशतता किसको कहते हैं, पहले इसके बारे में आप नोट करेंगे। तो जब इसमें जो मृदा जल है उसमें जो प्रथम बार पौधे उगने के बाद में जब पत्तियां मुरझा जाती हैं, जब पौधा मृदा में से जो जल है इसे अवशोषित करता है, तो जल को अवशोषित करने के बाद में जब मृदा में जल की कमी हो जाती है तो उस कमी के कारण जो प्रथम बार पत्तियां मुरझाती हैं उसे क्या कहते हैं, स्थायी मुलानी प्रतिशतता कहते हैं। तो स्थायी मुलानी प्रतिशतता किसे कहते हैं, जब मृदा में जो उगे हुए पौधे प्रथम बार मुरझान करते हैं या मुरझाते हैं तो वह उस मृदा की स्थायी मुलानी प्रतिशतता कहलाती है। इसके बाद में अपने अगला कारक है मृदा वातन, यानी मृदा में उपस्थित जो वायु है वो कैसे प्रभावित करती है जल अवशोषण की क्षमता को। फिर आपने लिखना है मृदा वातन। तो मृदा वातन में क्या लिखना है, जैसे दोमट मृदा है, दोमट मृदा की क्या होती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। दोमट है मृदा, उसके जल अवशोषण करने की भी क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसमें रंध्र अवकाश अधिक होते हैं। क्या होते हैं इसमें, रंध्र अवकाश अधिक होते हैं जिसे मृदा वातन कहा जाता है। यानी मृदा में उपस्थित जो अवकाश जिनमें वायु भरी रहती है उसे मृदा वातन कहते हैं। तो मृदा वातन में क्या जल अवशोषण को प्रभावित करता है क्योंकि जिसमें अधिक मृदा
वातन होगा वह मृदा पादपों में जल को भी जल्दी पहुंचाती है, यानी पादप उनसे जल को अवशोषित कर सकते हैं। फिर अगला कारक है मृदा का तापमान। तो मृदा का तापमान कैसे प्रभावित करता है जल अवशोषण को? मृदा के से जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। जो पौधे जल को मृदा से अवशोषित करते हैं तो वो क्या कितने टेम्परेचर पर अधिक अवशोषण कर सकते हैं? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? मृदा को अच्छी तरह से अवशोषित कर सकते हैं। तो अनुकूल तापमान कितना है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। यदि इससे तापमान कम हो जाए तो जल अवशोषण की दर कम हो जाती है, यदि तापमान इससे ज्यादा हो जाए तो जल अवशोषण की दर बढ़ती है। तो यानी मृदा के से जल को अवशोषित करने के लिए अनुकूलतम तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में मृदा विलयन की सांद्रता। तो मृदा विलयन है यानी मृदा में उपस्थित जो भी पोषक तत्व है, जब वो जल में घुले रहते हैं, मृदा में उपस्थित जल में जब सारे पोषक तत्व घुले होते हैं तो मृदा का विलयन कहलाता है। तो मृदा विलयन की सांद्रता क्या होती है? जब खनिज लवणों की अधिकता होगी, खनिज लवणों की अधिकता को मृदा विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी खनिज लवण अधिक होंगे तो मृदा है उसकी मृदा विलयन की सांद्रता भी क्या होती है? उच्च होती है। तो सांद्रता किस पर निर्भर करती है? खनिज लवण उपस्थित होते हैं। तो यदि खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है तो इसमें क्या जल अवशोषण की मात्रा कम होती है, यानी कमी आती है इसमें। और तनु विलयन है, यदि ये सांद्रित है मतलब इनकी मात्रा अधिक है खनिज लवणों की, तो जल अवशोषण की दर कम होती है, जल अवशोषण कम। और यदि जो मृदा में उपस्थित जल है वो तनु है तो उसकी जल अवशोषण की दर क्या बढ़ जाती है? जल अवशोषण अधिक होता है। तो ये कुछ कारक थे जो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले हैं। इसमें एक नंबर है मृदा जल, जो 2 प्रकार का होता है, जल धारण क्षमता मृदा की और स्थायी मैलानी प्रतिशतता किसे कहते हैं। फिर है मृदा वातन, वो जल अवशोषण को किस प्रकार प्रभावित करता है। मृदा का तापमान है, ये जल अवशोषण को कैसे प्रभावित करता है। तो ये सारे कारक थे जो जल अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अपने नया टॉपिक पढ़ते हैं रसारोहण। तो रसारोहण किसे कहते हैं? इसके बाद में रसारोहण। रसारोहण मतलब जल को अवशोषित करके पौधे के जो ऊपर वाले भाग है मतलब तना, पत्तियां, उन सिराओं तक पहुंचाना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। तो रसारोहण की डेफिनेशन लिखेंगे आप, मृदा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर, मृदा से जल क्या मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचता है और किसमें तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। इसे क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। तो जब मृदा से जल को अवशोषित करके मूल रोम उसे ऊपर वाले भागों तक पहुंचाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। रसारोहण किन किन भागों द्वारा होता है तो वो रसारोहण के अपने मार्ग देखते हैं। रसारोहण का मार्ग, एक नंबर जड़ द्वारा जो अवशोषित जल और खनिज लवण होते हैं वो क्या जाइलम वाहिकाएं होती हैं और वाहिकाएं, ये भाग होते हैं जो जल को अवशोषित करते हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो जो जड़ द्वारा अवशोषित जल होता है उसे पहले जाइलम में पहुंचाया जाता है और उसकी वाहिनियां और वाहिकाएं हैं वो जल के शीर्ष भागों तक, जल को शीर्ष भागों तक लेकर जाती हैं। तो अब अपने जो रसारोहण है इसे एक प्रयोग द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बालसम पौधा होता है उस
पादप की जड़ को काटकर जो इसका कटा सिरा होता है, मतलब पौधे को लेंगे और उसकी जड़ के एक सिरे को काट देंगे, जो कटा हुआ सिरा है इसे क्या सैफरेनीन के विलयन में 2 या अधिक घंटों के लिए डुबोकर रखते हैं। सैफरेनीन एक अभिरंजक होता है, उस अभिरंजक में इस कटी हुई जड़ के भाग को 2 घंटे के लिए या अधिक समय के लिए डुबोकर रखते हैं। यह एक लाल रंग का अभिरंजक है। ये किस प्रकार का अभिरंजक होता है? कौन से रंग का? लाल रंग का, जो केवल क्या लिग्निन युक्त पादपों के भाग कौन से होते हैं? जाइलम। जाइलम में लिग्निन पदार्थ पाया जाता है। तो जो लिग्निन युक्त पादप के भाग होते हैं उन भागों को ही सैफरेनीन है ये अभिरंजित करता है। तो जब अपने 2 घंटे बाद देखते हैं बालसम के पौधे को, तो उस पौधे की पत्तियों में क्या अपने को शिराएं होती हैं, वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। तो लाल रंग की दिखाई देती है, इससे क्या सिद्ध होता है कि जो जाइलम है वो क्या उस अभिरंजक को आगे विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिससे क्या तने से पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो लाल रंग की जो शिराएं दिखती हैं, फिर अपने पत्ती है या तना या जड़, उसकी क्या अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। जब इनकी अनुप्रस्थ काट काटेंगे, अनुप्रस्थ काट में इस तरह से काटा जाता है, तो काटने के बाद जब इसे देखते हैं सूक्ष्मदर्शी में, तो जो जाइलम होते हैं, मतलब स्वयं तक है जाइलम जल को ले जाने का कार्य करते हैं। तो जाइलम में क्या लाल रंग का सैफरेनीन देखने को मिलता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो सैफरेनीन अभिरंजक है ये क्या जाइलम द्वारा ही पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा है, जिससे पत्तियों की सिराएं वो भी लाल रंग की दिखाई देती है और जो तना है उसमें जो जाइलम होता है वो भी लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये रसारोहण का प्रयोग है। इसके बाद में अपने रसारोहण की जो क्रिया विधि है, रसारोहण की क्रिया विधि, तो रसारोहण की क्रिया विधि किस प्रकार होती है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो जो छोटे पादप होते हैं उनमें क्या रसारोहण की समस्या नहीं होती, क्योंकि उनमें पादपों को जल आसानी से प्राप्त हो जाता है। किंतु जो बड़े वृक्ष होते हैं, कई मीटर तक लंबे होते हैं, उन वृक्षों को जल है वो रसारोहण के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। तो रसारोहण द्वारा ही पादप है वो मूल से जड़ को यानी जड़ से या मूल से पादप के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए कि किन किन माध्यमों द्वारा पादपों में जल है वो पहुंचता है। तो उसके प्रमुख 3 सिद्धांत हैं रसारोहण के। एक है जैव बल सिद्धांत, जैव बल सिद्धांत, और दूसरा कौन सा सिद्धांत है? मूल दाब का सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत। फिर 3 नंबर अगला है भौतिक बल सिद्धांत। कौन सा? भौतिक बल सिद्धांत। तो ये रसारोहण के वैज्ञानिकों ने 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इन सिद्धांतों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जैव बल सिद्धांत में किस प्रकार से रसारोहण की क्रिया बताई गई है, मूल दाब में क्या सिद्धांत दिया गया है, और भौतिक बल है उनके द्वारा जल है वो कैसे पहुंचता है। तो आज जितना पढ़ा है इसे आपने रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इन सिद्धांतों को